ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और अभी इस सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। टीवी स्क्रीन्स पर आप इनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं। ही इज़ लाइक मल्टीटास्किंग, एक्टिंग भी कर रहे हैं, बड़े कामयाब डायरेक्टर भी हैं और इस सब के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों को देते हैं। अपार्ट फ्राम दिस तदरीसी शोबे के साथ भी वाबस्ता है, टीचर भी हैं और हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी, हमारी मीन्स हमारे इदारे की, सो वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। एंड ही इज़ इनटू सो मैनी थिंग्स। सो हमारे साथ इस वक्त वन एंड ओनली हसीब खान साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। इतना कुछ हमारे साथ जो सिंगर बैठी हुई थी वो भी बहुत कुछ करती हैं और आप भी इतना कुछ। जी, हमने स्टार्ट किया और हमें ये वाला था कि हम हर तरह कुछ ना कुछ काम मिलता जाए और हम सीखते गए। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इकट्ठे आए कि अच्छा ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, कामयाब हो जाए। शायद कामयाब तो हम हैं भाई यार। मैंने कहा है कि हम ट्राई करते रहे। ट्राई करने के साथ ये था कि जी ट्राई के साथ हम लोग बनाते गए, अच्छा एक नई चीज हमारे सामने आई है तो व्हाई नॉट लर्न दिस। तो हम उसको लर्न करते करते यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड इस तरह से करना चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस कि जब आपने कहा ना ट्राई करते हैं, सो सम टाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग एन एंकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपनी मर्जी से नहीं मिलती, आपके आगे आती हैं। आपने उनको खुद उसमें डाइव करके देखना होता है कि कौन से में मैं चलो सक्सेसफुल हूँ, फिर उसी अपॉर्चुनिटी को कभी आप आगे मैं बेटा आपको एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि मैं जब आया था तो मैं सिर्फ पढ़ाता होता था। उसके बाद एज एन एक्टर मेरा बड़ा शौक था कि जी एक्टिंग करूं और एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जो कुछ जिस तरह आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करते हैं, आप एंकरिंग की बात, होस्टिंग की बात और कंटेंट क्यूरेशन की बात, ये जो कुछ सिखाया गया ये प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने सिखाया और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी, हमारे चेयरमैन साहब, जी हमारे चेयरमैन साहब अब उन्होंने जो कुछ चीज़ सिखाई वो ये था कि उन्होंने देखा कि आई कैन डू सच थिंग्स और फिर आपको वो काम दिया गया और फिर उनसे कहा कि हाँ यार इसको एक दफ़ा करके देखते। करके देखा, ज्यादा बेहतर हुआ, उन्होंने कहा अगली दफा इससे और बेहतर करेंगे। तो नाउ इट इज आप पे नजर रखने वाले वो थे, आपको बताने वाले अभी तक नजर रखी उन्होंने ही रखी हुई है और ही मेक्स इट श्योर कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हूँ। तो नजर करम हुई ना? जी मैं नजर करम, बिकॉज मेरे लिए जी देयर आर टू पीपल इन माय लाइफ दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू। व्हाट आई एम टुडे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल। एक तो मेरे वालिदैन हैं जिनको मैं अपने अम्मा अब्बा की बातें बहुत ज़्यादा मैं हर एक को कोट करता हूँ। दूसरी रहमान साहब की, क्योंकि चौधरी अब्दुल रहमान साहब की एक बात है कि वो ना आपको साइड से इधर उधर होने नहीं देते। उन्होंने आपको खुद ही फोकस उन्होंने फोकस और उनको पता है कि अच्छा मैं इधर से कहीं थोड़ा सा वीक हो जाऊंगा तो वो उसी बात को नोट करते हैं और वो कराते कराते नाउ इट इज बीन अ जर्नी ऑफ 2 decades विद चौधरी साहब। 20 साल का अरसा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मेरे सुपीरियर तो फिर आपके हाथों में पला बढ़ा ना? बिल्कुल ऐसे ही जी, मैं खुद सुपीरियर के हाथों में पल पल के यहाँ तक पहुंच गए। तो मेरे लिए वो चीज़ है कि सक्सेस में एक तो आप डरते नहीं हैं कि आपको जो चीज़ आई एक दफ़ा, वो चेयरमैन साहब भी कहते हैं ये हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, तो हमारे लिए कोई हार वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। अगर हम गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा उसको ठीक कर लेंगे। लर्निंग हमें ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो मोटिवेशन है ये आपने कहाँ से सीखा कि मैं भी लोगों को मोटिवेट करूं और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए मोटिवेट कर करके? ये जी मेरी वालदा ने मैं ना आईएलटीएस पढ़ाता था, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन नॉर्मली मैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ानी बताना। तो अम्मा एक दफ़ा मेरा एक लेक्चर सुन रही थी तो अम्मा ने मुझे कहा कि लोगों को अच्छी बातें बताया कर, तू ये जो बोंगिया मार रहा होता है ना ये ना किया कर, लोग तेरी बातें सुनते हैं। ऐसे कह दिया मेरी अम्मा बिल्कुल उनके साथ। तो अम्मा ने उस वक्त मुझे एक दुआ दी। अम्मा ने कहा कि एक टाइम आएगा कि जिस वक्त तुम और मौलाना तारिक जमील साहब ना एक प्लेटफॉर्म पे होगे और उस वक्त तुझे मेरी बात समझ आएगी। और मैं कहा अम्मा का मौलाना साहब का मैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचें कि मेरी वालदा की डेथ के बाद, वालदा की डेथ हुई 2015 में, 2018 में मुझे रिफा यूनिवर्सिटी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आपका एक सेशन करना है। पहले मेरा सेशन था 1.5 घंटे का और मेरे सेशन के बाद मेरे सेशन में मौलाना साहब सामने आके बैठ गए। जबरदस्त। अब वो बैठे, अब ये क्या कहें कि माँ को कैसे उस वक्त पता लगा? अब वो आया थी और आप सोचे कि वो इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद से लाहौर में सिर्फ रोते आया हूँ। मुझे उस वक्त नहीं आया, मुझे अपनी माँ इतनी हर वक्त ही याद आ रही होती है।
लेकिन उस वक्त अम्मी की वो बात मुझे याद आई और मैंने मौलाना साहब से ये बात की। मैंने कहा सर मेरी इस वक्त कोई औकात नहीं है कि मैं आपके साथ इधर खड़ा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है जो मैं आपके साथ इस वक्त खड़ा हूँ, एंड वी आर शेयरिंग द स्टेज और मेरी आपके साथ फोटो हो रही है। वो जर्नी भी आपकी मतलब वालदा की वजह से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि बोंगिया ना मारा कर, सही बात किया कर। एग्जैक्ट। आप सोचे कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हुआ था, मैं 97 का मेरा बैच था इंस्पेक्टर का, मैं डायरेक्ट इंस्पेक्टर हुआ। मेरी अम्मा को पसंद नहीं था तो मैंने अम्मा की खातिर वो छोड़ा, मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद से फिर जो भाग लगे वो माँ की दुआओं से लगे हुए। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। बहुत से लोग अपने करियर को मतलब ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि यही हमारा करियर, हमें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन वो वही बात है ना कि आपने अपने पेरेंट्स की मंशा को प्रायोरिटाइज किया और उसकी वजह से, और आप इस चीज़ को ओन कर रहे हैं। आई एम ओनिंग दैट। और मैं अब जो भी हूँ, मैं आपको बताया कि 2 लोगों के नाम लिए, मैंने अपने वालिदैन का और एक रहमान साहब का। मतलब उनके अलावा मुझे कोई चीज़ अभी ना इंसान इस तरह का नज़र नहीं आता कि जिसने आपको सिखाया हो। लोग ये कहते हैं अच्छा यार नहीं सीख रहा इसको जाने दो, लेकिन माँ बाप तो उनकी तो औलाद है, वो तो सिखाते ही सिखाते हैं। रहमान साहब ने भी यही कहा कि इसको जाने नहीं देना, इसको सिखाना है। तो वो सीखने तक यहाँ तक का जो सफ़र है, दैट वाज आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई हैव। अभी आपको पढ़ाते हुए 20 साल ही हो गए होंगे? मुझे पढ़ाते हुए जी 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ब्लड में आपके एक्टिंग है, पढ़ाना है, या दोनों चीजें हैं, या तीसरी भी कोई चीज है? वो एक्टर ही टीचर होता है जी, टीचर ही एक्टर होता है। तो दोनों को एक ही तरह की चीजें, वहाँ पे भी एक्टिंग चल रही है। लेकिन हम इनसे मतलब जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक्टिंग एक्टर के तौर पर भी आपको जानते हैं। जब आप वो क्लास में होते हैं सो वो आप एक वो जो मेंटेन रखनी होती है चीज, और एक वो जो डिसिप्लिन, और फिर एक अपनी पर्सनालिटी मेंटेन रखना। हम आधा घंटा पढ़ाया, फिर 10 मिनट किसी ना कुछ शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा सर वो ड्रामे में क्या कर रहे थे आप, क्या हुआ, फिर उनके साथ 10-15 मिनट बात की, फिर आया चले जा रहा, अब आपने बात कर ली, थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लें, और तो फिर इस तरीके से पढ़ाते हैं। एक ड्रामा अभी चल रहा है, मीसनी अभी हम टीवी पे चल रहा है जी। हाँ। और वो लैला जुबैरी जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, बिलाल कुरैशी के साथ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इट वॉज वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अभी ना हम कुछ लाइटर नोट पर सवाल कर रहे थे और मैंने कहा कि मैं ना हसीब साहब से पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले आगाज़ आपसे ही करती हूँ। थोड़ा सा मतलब बीच में तड़का भी वो मजाकिया बातों का लगाते जाए ना। तो ये बताएं आखिरी ख्वाब आपने कब देखा और कौन सा देखा? ये मार के छोड़ेंगे। अच्छा कभी होता है आप शेयर कर लेते हैं, अगर अच्छा ख्वाब है तो कर ले, वरना सेंसर कर दे, वरना सेकंड लास्ट ख्वाब बता। हमें क्या पता आपने यही ख्वाब देखा या कोई और देखा? हमने आखिरी देखने क्यों है, हम तो नहीं कि आखिरी मतलब लास्ट हो सकता है, कल रात देखा हो, परसों रात देखा। ख्वाब डजंट मीन के जिंदगी के ख्वाब के हम ये करेंगे वो करेंगे। नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर ड्रीम जो मैं रात को आते हैं, कभी नाइट में भी आते हैं, वो वाला। मैंने रात ये देखा तो मैं हसीब के साथ मिल रही हूँ और देख लें आज मिल रही हूँ। कैसा ख्वाब देखा आपने? आखिरी ख्वाब क्या देखा? अब आप सही है ना कहना कि मैंने कह दिया, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिल में यही वाली बात थी। लेकिन मुझे याद तो रहते नहीं है कि ख्वाब कोई इस तरह की बात हो, लेकिन आजकल दिमाग पे सिर्फ एक बेटे की पढ़ाई ज़्यादा मेरे दिमाग पे, चाहे उसने अभी O लेवल्स देना है, तो बस आजकल ना रात को भी उसी के ख्वाब आ रहे होते कि वो पास हो जाए और वो निकल जाए। देखें जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे ना, बाप अपनी औलाद के लिए, वैसे तो स्पेशल टाइम निकालते हैं फॉर द फैमिली? जी जी बिल्कुल निकल आता है। एक्टिंग, फिर डायरेक्शन भी देना, फिर पढ़ाना भी। मैं एक बड़ी बात मोटिवेशन सेशंस में भी मैं ये बात करता हूँ, अगर आप अपने प्यार करने वालों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है। अगर आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है, अगर बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है। तो इसलिए प्लीज मेक, और अगर शौहर को टाइम नहीं मिल रहा तो फिर भी कोई और दे रहा है। ये तो हर जगह ये अप्लाई, ये 360 डिग्री हर अग्री वैसे कि अगर आपका शौहर को आप टाइम नहीं दे रहे, ऐसे ही भाई जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही, ये ट्रायंगल है, इट्स अ ट्रायंगल। आप इस तरह, इट्स अ 360 डिग्री मैं आपको कहूंगा कि आप हर जगह पे आपको प्रायोरिटी देनी होती है अपने चाहने वालों के लिए। बिल्कुल, हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत होती है। आप इसे टाइम जब आपको निकालना पड़ता है या निकल आता है, या आपने प्रायोरिटी सेट की हुई है कि पहले घर फिर पहले घर उसके बाद बाकी का? क्योंकि एक होता है जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, फिर उस वक्त सोच रहा था, हमने तो पहले ही दिन से अपना एक टारगेट रखा हुआ है, घर काम। इसके एक और चीज़ बड़ी मेरे दोस्तों को भी इस बात का अंदाजा है कि जब मेरे वालिद और अम्मा मेरे घर पे आया करते थे, वो बहावलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब लाहौर आते थे अम्मा अब्बा, तो मैं मेक श्योर करता होता था कि मैं अपना ज़्यादा टाइम अपने अम्मा अब्बा के साथ गुजारूं। मेरे कोई दोस्त भी मेरे पास उस वक्त नहीं आता था, फ़ोन करता था, कहाँ है यार कोई प्रोग्राम, मैंने कहा यार अम्मा अब्बा आए, मैं कहते ओके बाय करके ख़त्म।
अब जो उसके बाद जो मैंने जो चीज़ सीखी, जो मैं मोटिवेशनल सेशंस में भी कहता हूँ, वो कहता हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। सबसे पहले माँ बाप, फिर बहन भाई, उसके बाद आपके रिश्तेदार, जो जिस तरह के लेवल पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह आ रहे हैं, उसके बाद आपके दोस्त, बीवी कहाँ पर आई ठीक है, और उसके बाद जानू वो मानू। फैमिली में आ गई ना। बीवी आपकी फैमिली में, बच्चों और फैमिली के साथ बीवी है, और पेरेंट्स भी साथ हैं। पेरेंट्स नंबर 1 है। पेरेंट्स नंबर 1, सेकंड नंबर आप दे रहे हैं उसको, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो ये जानू मानू किसको कहा? जानू मानू जितने भी बच्चे हैं हर एक का जानू मानू। हमारी जिंदगी लैग से तो बहुत मतलब निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली देखें, आप कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का वाई पता होना चाहिए, लेकिन हम अपने एक्स में फंसे रहेंगे तो वाई कैसे पता करेंगे जिंदगी का? ये भी बड़ी अच्छी बात की, गहरी बात। तो हमने हमारे मैथ से एक्स से लेकर हमारी अपनी जिंदगी के एक्स, जब तक हमारी जिंदगी से हटेंगे नहीं, हमारी जिंदगी का वाई और जेड पूरा नहीं होगा। आपके साथ मोटिवेशनल स्पीकर चूंकि बैठे हुए हैं, इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको कभी जिंदगी में किसी पर्सनालिटी ने मोटिवेट किया? कभी आपने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना? बिकॉज मैंने सुना, लेकिन मैंने तब सुना जब मैं बहुत डिप्रेशन और डाउन फील करती थी या इस तरह। अब फिर जब इंसान ठीक हो जाता है ना, फिर नहीं इतना सुनता। भाई हम कभी डिप्रेशन में आते ही नहीं है। क्या कोई बेस्ट एडवाइस आपको किसी ने दी हो जो आपको अभी तक याद हो और आप शेयर करना चाहें? मेरा एक ही दोस्त है, अरशद न्याजी, वो हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। हाँ, बिल्कुल, बहुत कमाल, बहुत प्यारे इंसान। कोई भी मसला हो, मुझे लगता है कि यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा और मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको कॉल करती हूँ, अरशद क्या करूँ? वो कहेगा बस पहले तो सुकून कर, मैं हूं ना तेरे नाल। बिल्कुल ये किसी का कह देना ही बहुत बड़ी बात होती है। मॉरली आप एकदम खुद को इतना अप फील करते हैं कि कोई तो हमारे साथ है, हमारी और वो बंदा आपको इतनी अच्छी बात करेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपको हर पहलू से समझाएगा, फिर उसके बाद कहेगा बस अब मुझे बता दिया ना, चुप कर जा, अब सुकून कर। तो ये आपकी आधी परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और आपको वो कहीं किसी और जगह पे जाने भी नहीं देते। आप कभी कोई बात करें ना, यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं है आपके लिए, रहने दें। और वो खुद भी बहुत जगह पे डीमोटिवेट हुए न्याज भाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा और बाकी जो उनके साथ वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा। एक चीज मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझसे कोई एडवाइस मांगेगा तो मैं उसको बेहतर एडवाइस कर सकती हूँ अगर मैं उसके साथ फेथफुल हूँ तो। सो एक तो ये कि आपके साथ कोई गुड फेथ में बात करे, आपको क्रिटिसाइज या आपसे जेलसी हसद रखता हो तो फिर तो कोई एतबार नहीं। तो राइट बंदे का इंतखाब आपने खुद करना है। और फिर होता ये है कि जब आप किसी से बात कर लेते हैं सो ऑटोमेटिकली आपकी परेशानी भी दूर हो जाती है और ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे ख्याल में। अच्छा आपको जी मैं समझती हूँ कि मैं जैसी हूँ पहले तो मेरी किसी के साथ बनेगी नहीं, और अगर किसी के साथ बनेगी तो फिर वो जाएगा कहीं नहीं। चाहे वो बनने के पीछे क्या रीजन है, मतलब आपकी पर्सनालिटी और बिल्कुल ऑनेस्ट से बंदे हैं, मुंह फट हैं जिसको कह दें, ओपन होके मिलते हैं या ना कोई जेलसी है, ना कोई लेना देना है, ना कोई लालच है। हम तो खुद खिलाने वालों में से हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर अच्छा कोई मिलेगा तो वो हमसे इतना कुछ ले सकता है, और अगर हमें नखरे दिखाएगा तो हम कहेंगे माय फुट। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड? और अब आप भी लोगों को वो देते हैं। बहुत सी नसीहतें हम सबको जिंदगी में मिलती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चंद अल्फाज किसी के मरते दम तक शायद हमारे दिलों पर रह जाते हैं। मेरी वालदा एक बात कहा करती थी कि दुनिया सिर्फ प्यार से जीती जाती है, तो अगर प्यार से ना जीती जाए तो इंक्रीज द डोज, सिर्फ डोज इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। मैंने इस बात को इस तरीके से लाइटर नोट के साथ लेकर आया कि जब हम बच्चों को, अपने बच्चे जब हम दुनिया में आता है कोई बच्चा, तो हम उसको इतना ज़्यादा पहले प्यार करना सिखाते हैं, प्यार करता है वो, लेकिन उसके बाद फिर उसको कम्पीट करना शुरू करवा देते हैं जानवरों की तरह कि जानवर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंसानों और जानवरों में कोई ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो जब आपको उनके साथ है, प्यार हर जगह पे होता है, लेकिन आप उनको प्यार सिखा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं इसको धक्का दे दो, इसको धक्का दे के बाहर निकलो, नंबर फलाने को बुलाना है, फलाने को नहीं बुलाना, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं जो एक चीज़ है कि दुनिया नंबर 1 को नहीं जानती। कितनी भी दुनिया देख लें, नंबर 1 आज कोई और है, कल कोई और होगा। दुनिया सिर्फ ओनली 1 को जानती है। तो अपने काम में ओनली 1 हो जाए। तो बड़े अखवाले जरिए आज आपने बैठे बैठे ही कह दिया है, जबरदस्त। मैं तो फैन हो गई। तो आपको सिर्फ ओनली 1 बनना है। हम देखें, अगर हम क्राउड के अंदर जा रहे हैं तो क्राउड में हम नंबर 1 की दौड़ में हैं और हर कोई नंबर 1 बनने के लिए भागता है। कोई किसी को गिराएगा, किसी को मारेगा, झूठ बोलेगा, उनके लिए खराब करेगा, अपने आप को एंग्जाइटी, डिप्रेशन हर एक में आएगा। ओनली 1 क्या है? अगर 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों का अंगूठा डिफरेंट है, आई बॉल डिफरेंट है, तो कोई ना कोई एक यूएसपी भी तो है ना जो डिफरेंट है। आपने बड़ी अच्छी ये बात की, इसी को मैं लिंक करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर
बच्चों के दरमियान बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अभी हमने 2 रोज पहले भी एक वाकया सुना, वो बच्ची जो हाँ जी, उसने जी, खुदकुशी की थी, लेकिन खैर वो डिस्क्रिमिनेशन था या उसमें पेरेंट्स को कसूरवार ठहराए हम, टीचर्स को, जो भी, या फ्रेंड सर्कल व्हाटएवर, उसमें हम अगर ना भी जाएं तो कभी आपने वैसे ये देखा कि कंपटीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा कंपटीशन और ये चीज़ें इम्पोज कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ग्रेड्स किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते? हर एक बच्चे की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। एक बच्चा हो सकता है मास कम्युनिकेशन में अच्छा हो, दूसरा बिजनेस में अच्छा हो जाए। सो आपने कभी ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाया? नहीं जी, मेरी अपनी लाइफ में भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और मेरे पास बोलते हैं कि सर 94% मार्क्स आए हैं और रो रहे होते हैं। तो मैंने कहा बेटा मेरा मैट्रिक एफए और बीए के भी शायद मिला के 94 भी नहीं बनते। हम लोगों को, मेरे बेटे ने अभी इस वक्त मार्क्स लिए आया, उसने कहा डैड अब्बा कितने नंबर आपको चाहिए? तो मैं उसको कहा सी ले आप। तो मुझे कहा अल्लाह सी कोई नंबर होते हैं? मैंने कहा मैं औकात देख के बात कर रहा हूँ कि आपका सी आ जाए, मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह का। और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू तो पढ़ाता है। मैंने कहा भाई वो नहीं पढ़ रहा, जब उसको एक चीज का एहसास आएगा, खुशी होगी, उसको पता लगेगा कि ये किस पर, जब वो खुद से पढ़ेगा तो फिर वो सब कुछ कर जाएगा। एंड आई बिलीव कि हो सकता है वो अभी उतना पढ़ाई में ना हो, लेकिन कल को वो किसी और शोबे में इतनी तरक्की कर जाए और आपके लिए फख्र एक का और चीज बेटा, मैं ना तमाम लोगों को ये बात कहता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कामयाब तो कर रहे होते हैं, रिस्पेक्टफुल नहीं करते। तरबियत नहीं ना, वो आप देखिए, पालने और तरबियत मेरी करने में बेटी बहुत कमरे में फर्क है। आती है तो आई स्टैंड फॉर माई डॉटर एंड आई मेक माई सन स्टैंड फॉर हर टू। वाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और बेटी को भी इस चीज़ की अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि यार ये उसका हक है, उसके लिए माँ बाप खड़े होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ये तरबियत आपको मिली जो अब आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, फिर कल को आपका बेटा भी वैसे ही अगर वो इसी तरह है, इफ अ लेडी कम्स इन तो यू नीड टू स्टैंड फॉर हर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई एटीट्यूड नहीं आता, इसमें सिर्फ आप एक दफा अगर खड़े होकर वो बैठ जाएंगे उसके बाद आप बैठ जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। बहुत अच्छी आपने बात की कि हम अपने ना लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद सीखते हैं। बहुत पेरेंट्स हमें सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप शायद अग्री करें, हम उस टाइम नहीं सीखते। और अभी मैं सुबह ही, हमने ना अपनी टॉप स्टोरीज, हमारा एक सेगमेंट होता है तो उसमें मैं व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही थी कि जमाइमा खान ने कहा है कि मेरे पेरेंट्स का मुझ पर एहसान होता अगर वो मेरी अरेंज मैरिज करवाते। सो मुझे ऐसे लगा कि अगर वो वक्त किसी भी, आप इसको बंदे के साथ लिंक कर लें, तो जब हमारे पेरेंट्स हम पर मोहब्बत का भूत सवार हो और हमें कहे कि अरेंज मैरिज करनी है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अब वक्त गुजर गया, तो बहुत चीजें आप वक्त के बाद सीखते हैं। तो ये जो आपने रिस्पेक्ट देना सीखी, जी जी, वो रिस्पेक्ट ये वक्त के बाद, मतलब कब मेरी सीखी? मेरी अम्मा ने ये बात मुझे कही कि यार यू नीड टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। मैंने एक जगह हुआ, हमारे ड्रामे में ही एक खातून थी, तो मैंने उनके बारे में कोई बात कर दी अपनी अम्मा को, तो मेरी अम्मा ने रख के एक मुझे चपेट मारी। उन्होंने कहा तुमने पता है उनके बारे में? मैंने कहा नहीं, मुझे लोग बता रहे हैं। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। वो एक खातून है, यू नीड टू रिस्पेक्ट। वो क्या कर रही हैं या क्या नहीं कर रही हैं, ये उनका मामला है। ये आप इसके ऊपर, आपका काम है कि जिस वक्त शी एंटर्स द रूम यू नीड टू स्टैंड अप फॉर हर, दैट इज इट। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है बेटा, इसमें कोई किसी का आना जाना, ये आपका जेस्चर, जब आपका बॉडी लैंग्वेज है तो इससे लोग आपके साथ कंफर्टेबिलिटी लेकर आते हैं, आपके साथ रिलैक्स करेंगे, आपके साथ उनको कोई डर महसूस नहीं होगा। मैं अपने बेटे को भी यही कहता हूं कि अब तुमने जाना है, आप तुम्हारी क्लास फेलोज बनते हैं, तो अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं और आपसे दूर नहीं भाग रहे तो इसका मतलब है यू आर अ गुड बॉय। और अगर आपको वो नहीं, अगर वो आपसे भाग रहे हैं या आपको कोई चीज खराब है तो ट्राई टू चेंज दैट। अपनी चीज, क्योंकि हम अभी इस वक्त आई विल बी टर्निंग 50 दिस ईयर, तो इन 50 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही बात देखी है कि नहीं मुझे, लेकिन फिर आपने फॉलो किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और अब आप सिखा भी रहे हैं। मैं यही चीज़ है मेरे लिए सबसे, मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूं तो मैं टीचर्स मुझे बताते हैं हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, दे आर द बेस्ट। मैंने कहा आपने उनको ये कहा कि अपने माँ बाप के पास जाओ और एक दफा उनको हक दो, उनसे कहो आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, कभी भी नहीं। वो जो वार्मथ उन चीजों की है, ऑब्वियसली वो आपको हमारे चले जाते हैं ना बेटा, हमारे गए हैं, तो मैं आज भी अपनी अम्मा से वो जप्फी अम्मा की जो है ना वो याद करता हूँ, अपने अब्बा की जप्फी याद करता हूँ, वो नहीं है। तो जिनके हैं प्लीज जाएं और जिंदगी में जाकर उनको जफ्फियां पपियां डाल दें। आपके अंदर ये चीजें आपके पेरेंट्स ने पैदा की, इसका बहुत क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है। फिर उसके बाद कभी सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है। व्हाट डू यू थिंक, आपके बच्चे
मतलब हम सब बहुत फ़र्क होते हैं अपनी पिछली जनरेशन से, सो हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बट आप क्योंकि बीइंग फादर आपने अपने बच्चों को सिखाया, सो आपको लगता है कि जो चीज़ें आप उनमें शामिल करना चाह रहे हैं, रचाना बसाना चाह रहे हैं, वो रिस्पॉन्स भी वैसा ही आ रहा है। आता है, देखें आपको हर जगह पे रेजिस्टेंस तो आती है, ये नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं आती, लेकिन मेरे अब्बा भी बहुत सी बातें मुझे कहते थे कि यार ये कर लिया कर। अब मैं अपने अब्बा की तरह की ही बात ही सोचता हूँ कि यार मेरे अब्बा अगर इस वक्त होते तो क्या कहते, अम्मा क्या कह रही होती, तो शायद मैं उसी तरह की बात करता हूँ। मेरे अब्बा जब ऑफिस से आते थे तो अब्बा कहते थे कि एवरीवन मेक श्योर कि वो दरवाजे पे आकर मिलें अब्बा को। तो आई मेक श्योर कि मेरे घर पे जब मैं आऊँ तो मेरा बेटा और बेटी मेरे दरवाजे पे मुझे आकर मिलें जरूर। और जबरदस्त। वो एक आपको घर पे आने से आपकी एक फीलिंग बहुत चेंज और होती है। फिर घर का सुकून ये आपसे बहुत बड़े बड़े काम भी करवा लेता है, जो आप बाहर आपको एक्सेप्शनल बना देता है। और घर एक का चीज, लड़ाई जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है हद एक के बाद, मैं मेरे बच्चों के सामने भी अगर हम कभी लड़ पड़े तो हम उनसे कहते हैं यार ये मेरा और तुम्हारी अम्मा का मामला, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। बिल्कुल ठीक। तो जब आपको ये नहीं है कि कौन किसके साथ हो जाए या कौन किधर हो जाए, ये नहीं चाहिए। पार्टीबाजी नहीं करनी। पार्टीबाजी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास वक्त बहुत कम है और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आ रही है, लेकिन क्विकली 10 सेकंड्स में जवाब। निगरान वजीर आला पंजाब आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे? एक काम। एक्सटेंड करवा लूंगा अपने आप को। आपको कोई वजारत ऑफर हो, कौन सी लेंगी? मैं कोई भी नहीं। कोई भी नहीं लेंगी? मुझे है नहीं, पता ही नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। अभी वैसे हम बहुत से टाइम स्पेंड कर सकते थे साथ, लेकिन हमारे शो का वक्त जो है वो विद ड्यू अपॉलॉजी खत्म हो गया। सो आपसे चाहूंगी इजाजत, और जाते जाते हम इनसे गाना रिक्वेस्ट करेंगे कि गाना सुनाए। बहुत शुक्रिया हसीब खान साहब हमारे से शो में मौजूद थे। एनी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। जाते जाते एक गाना हो जाए। बैठना ही पड़ेगा। सावे रंग दा चोला काली वंग दी माया, सावे रंग दा चोला काली वंग दी माया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और बस अब हम महंगाई पर बात नहीं करेंगे, अब हम इजी आसान बातें करेंगे और हंसी और मुस्कुराहट चाहेंगे कि आप सबके चेहरों पर खिल जाए। सो अभी हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो सिंगर भी हैं, और वो बहुत मतलब शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। बहुत से ब्रांड्स को और नामवर ब्रांड्स को प्रमोट भी कर रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, और इस सब के साथ साथ पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रोशन कर चुकी हैं। बहुत से उर्दू के भी गाने गा चुकी हैं, पंजाबी के भी बहुत से गाने गाए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं वन एंड ओनली एनी ताहिरा। एनी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। बहुत देर से आप हमारी महंगाई सुन के तंग तो नहीं आ गई? इंतजार कर रही थी। मुझे लग रहा था कि वाकई आज की सुबह जो है ना वो महंगाई के नाम है। हाँ। क्योंकि जिस तरह आप बोल रही थी ना कि मैंने आटा लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये पता चलता है कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के कैमरों के आगे बात नहीं कर सकते। हाँ, हमारे भी हम फैमिली को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब हम कितने स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं। हम में वो मर्द भी है, औरतें भी हैं। हम लोगों ने घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। हाँ, so that's how you manage the life of different। बहुत डिफरेंट, बहुत so, अच्छा चले, अभी महंगाई की तो बहुत बात होगी ना, बाप से महंगाई में हमने डिस्कस करना ना है, इश्यूज पर नहीं बात करनी, इतनी समझ भी कोई नहीं है। बात हम ये करते हैं कि जब हम आपके जर्नी की बात करते हैं, तो आपका जर्नी हाउ डिड इट स्टार्ट, और फिर उसके बाद एक के बाद एक सक्सेसफुल गाना, और फिर उसके बाद पंजाबी उर्दू दोनों तरह के गाने गाए। यार मेरा सबसे कहते हैं ना कि सबसे पहले खुदा का करम, उसके बाद आपके लिए अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाते हैं। आपने कुछ सोचा नहीं होता, आपका कोई टारगेट नहीं होता, आपने कुछ नहीं कहा होता कि भी मैंने ये मेरा फोकस है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए जब रास्ते बनाते जाते हैं ना, तो आप उस पर चलते जाते हो बिना सोचे समझे। तो आपको नहीं पता था कि आगे क्या बेहतर हो जाना है,
क्योंकि आपने तो कोई आपका तो टारगेट ही नहीं होता। लेकिन देखिए, हम सब जिस तरह, मैंने बचपन में या मैं जब अपनी टीनेज में थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एंकर बनूंगी। उस टाइम मैं सोचती थी अच्छा डॉक्टर बनूंगी, बचपन में सोचती थी टीचर बनूंगी। जब सेकेंड ईयर में आई तो उसके बाद मैंने सोचा अच्छा नहीं, एयर होस्टेस बहुत अच्छी होती है, वो ट्रेवल करती रहती है, तो जगह जगह आप घूमेंगे, मुल्क मुल्क देखेंगे। सो मैंने सोचा अच्छा मैं ये बन जाती हूँ। हर फेज में मेरे जो प्लान है वो बदलते रहे। किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया। ये जो मैंने सोचा, तो मेरे ख्याल में ये मैंने 2016 में सोचा कि मैंने ऐसा कुछ करना है। आप बाय एक्सीडेंट सिंगिंग में आई या सारा कुछ ही एक्सीडेंटली हो गया? एक्सीडेंटली, डेफिनेटली। टोटल स्टार्ट से लेके अब तक कभी भी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। जिम्मेदार घराने से ताल्लुक, घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। पता नहीं कैसे मैं सिंगिंग सीखने का शौक़ चढ़ा, और उसके बाद इरफान खुसर साहब ने और आबद कश्मीरी साहब ने देख लिया। उन्होंने कहा तू इतनी हसीन है और कहाँ गाने में घुस रही है। वो मुझे थिएटर ले गए। उनसे कहना था कि हसीन लड़कियां क्या गाने नहीं गाती हैं आजकल? लेकिन उस वक्त नामवर सिंगर्स हैं जो इतनी प्यारी हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने पता नहीं क्या, मैंने सोचा ना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। मैं उनके कहने पे थिएटर चली गई। थिएटर से टीवी वाले ले गए, टीवी वालों से फिल्म वाले ले गए, फिल्म से मुझे फिर गाने का दोबारा फिर कहा गया कि यार तू तो गाना सीखने आई थी ना। तो मैंने कहा जी। सूर्या खानम जी ने अपना गाना दे दिया। पहला गाना मैंने उनका। लेकिन गाना ऐसे ही नहीं मिलता आपकी, उसके लिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आप में बेसिक गुण होने चाहिए। तो वो चीज़ें, स्किल्स आप में थी ना। यही तो बात है ना कि देखें, जो काम भी आप करते हैं ना, उसमें जब आप एक सोच लेते हैं ना कि ये काम मैंने करना है और आप उस पर मेहनत करते हैं, तो डेफिनेट आपको अल्लाह पाक उसमें साथ देते हैं और आपको अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला गाना आपने किस उम्र में गाया? सबसे पहला मैंने कोई 6-7 साल पहले सूर्या खानम जी का दिया हुआ गाना पहला गाया। मैं आगे भी बढ़ूंगी, लेकिन चंद बोल उसके गुनगुना दे। उसका बहुत मुश्किल सॉन्ग है। दूर मुल्तानो तुम बाया, दूर मुल्तानो तुम बाया, जा बढ़िया परदेस अड़ियो तुम बायो तुम बा, नी मेरा जिया जले नी मेरा निका जिया तुम बा। ये उनका एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग था। लेकिन अभी कुछ मैं भी वर्डिंग आगे पीछे कर गई, मुझे मारेंगी बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, लोगों को ये जुबान शायद बहुत ज़्यादा समझ ना आई हो तो वो कहेंगे इट्स ओके। वही ना, कुछ मैं भी, मुझे मारेंगे भी बड़ी आप भी। तो लेकिन ये है कि वो जब मैंने गाया तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि अब इसके बाद जो भी सॉन्ग करोगे मेरे साथ ड्यूट करो। मैंने कहा आपके खुदा के लिए यही हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा तुमने किया, अब इसको कंटिन्यू करो। फिर मैंने कहा ना कि कुछ ही खुदा की तरफ से सीढ़ियाँ मिलती गई और मैं चढ़ती चली गई। अच्छा, एक कामयाब सिंगर होने के लिए जब हम बात करते हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म पर, जब आप ऑब्वियसली पॉलिश होते रहते हैं, फिर आपको एक बड़ा मंच मिलता है, बिल्कुल, वहाँ पर आकर क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? वाइल यू आर सिंगिंग, माइक आपके हाथ में है, एक्सप्रेशंस कितने काउंट करते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्या क्या चीज़ें बहुत मैटर करती हैं? हर चीज़। जब आजकल के दौर में तो ज़्यादातर लोग ट्रैक पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप लाइव शो, जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हम लोग ट्रैक पे नहीं करते। हम लोकल भी आजकल जो भी है लाइव शो करते हैं, म्यूजिशियंस हमारे साथ होते हैं। लेकिन उस वक्त जब पब्लिक हमारे सामने होती है, उस वक्त ये डर नहीं होता कि पब्लिक हमारे साथ उस वक्त बाद में क्या करेगी। ये डर होता है कि अगर हम थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, हमारा अपना क्या सेल्फ हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि दूसरों ने तो शायद वो जज ना कर सके, क्योंकि जो सुनने वाले या देखने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग देख रहे होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। लेकिन अंदर हमारे एक अंदर भी तो मुनसिफ बैठा है ना, जो समझ रहा होता है। आपको लगता है आपने अपने काम के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़, जब एक सिंगर, बिकॉज मतलब जब मैं शो करती हूँ और मुझे इतने लोग, मुझे पता है कि पर्दे के उस तरफ अगर देख रहे हैं, टीवी के उस पार मतलब अगर मुझे देख रहे हैं, सो मैं बड़ी नॉर्मल होती हूँ। शुरू में एक फियर होता है, स्टार्ट में हर एक को एक स्क्रीन फियर होता है कि अच्छा कैसे हो, वो गलत ना हो जाए। अब तो गलतियाँ हज़ारों हो जाती हैं, कवर करनी भी आ गई हैं, बाजू का हम ऑन एयर मान भी लेते हैं, हाँ चलो हो गई है गलती, इंसान है, कोई रोबोट्स तो है नहीं। लेकिन जब एक सिंगर एक कॉन्सर्ट गा रहा है, मजमे में गा रहा है और इर्द गिर्द उसके लोग हैं, सो जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो तब आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? अच्छा, जब आप पॉलिश हो जाते हैं, आपको टैकल करना आ जाता है क्राउड, तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? मेरे साथ मेरा जो एक्टिंग का एक पीरियड था ना, उसने बड़ी सपोर्ट की है कि अगर जैसे मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो वो जो एक्टिंग थी ना मेरी, बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डाल देती थी।
मतलब लोग मतलब उस वक्त मेरी एक्टिंग या मेरी एक्सप्रेशन पे ज्यादा मतलब notice कर रहे होते थे। आपका मतलब है कि अगर आपने कोई इमोशनल गाना गाना है गा लिया तो आप उसके ऐसे शहर में एक्सप्रेशन ऐसे दे दिए एक्सप्रेशन कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि मैंने अच्छा गाया या मैंने बुरा गाया। हाँ, बचत हो जाती थी। आप अपनी अदाओं में मुब्तला कर लेती थी, अदाओं के मुब्तला हो शहर जाते में। थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद को रियलाइज होता था कि यहाँ पे मैंने ये गलती की, यहाँ पे मैंने ये गलती की, अब इसको मुझे दोबारा से अच्छी तरह से निखारना है, पॉलिश करना है, ना कि अब फिर मैंने उसी तरह जाके तो परफॉर्म करना है। नो, जब तक मैं समझती नहीं थी कि ना मैं अब बेहतरीन हूँ तब तक मैं परफॉर्म नहीं करती थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आपका गाना है नशे से भरी हूँ मैं, चंद चंद यार बोल ना बोल करो बना तुम मुझे सकते। धोखा देके ना यहाँ पे इस वक्त सुबह नहीं सुबह। नहीं 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 लाइव जितना जिस तरह हमने पहले लाइटर नोट पर मैंने mood में हमेशा मेरे सामने बोर्ड लगा होता है, मैं उसको देख देख के, क्योंकि मैं वर्डिंग भूल जाती, जैसे मैंने अभी सूर्या जी से मार खानी डेफिनेटली कि उन्होंने कहना कि मेरे गाने का तूने क्या आगे चलें, पीछे जो कर जो दिया। ओवर टू यू, जो आपको आता है साथ नहीं, साथ इस थोड़ा तरह थोड़ा नहीं, इससे तो मौसीकी बेहतर है का कि मैं तड़का। आपको ना अपना वैसे गाना सुना दूंगी मुझे इस तरह धोखा चलें, में ना फिर लो। आगे 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 चलकर नहीं आगे नहीं वो कर लेंगे। because we were having some lighter discussions, तो उसमें मैंने सोचा कि चलें हाँ, आप आपसे सुन फायदा लेती नहीं हैं। उठाओ, नहीं, मैं भी होस्ट हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ से नहीं, कहाँ फायदा उठाया मैंने जा आपसे सकता क्या है। उठाना है, बट वो होता है ना कि बात जरा अच्छी हो जाती है, इंटरैक्टिव सेशन। नहीं यार, वो बहुत मुश्किल होता है कि जब आप देखें, मैं हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलने वाली, जब आप एकदम कहते हो ना कि गाने की तरफ स्विच करें, तो फिर वो एक उसको साउंड को अपने माइंड में रखना, अपना स्केल रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो आपसे एकदम quickly आपसे नहीं लोग कर सकते। फरमाइश नहीं करते, जैसे आप फ्रेंड्स की गैदरिंग में हैं, नहीं, family- करते हैं। नहीं कि आप चलें कुछ गुनगुना दें। अब हर जगह आपको म्यूजिशियंस और म्यूजिक बैकग्राउंड में वो तो नहीं अवेलेबल होता तो मैं होगा। करती ही नहीं, मैं उनसे कहती हूँ कि देखें, जब मुझे आप एज ए सिंगर बुलाओगे तो मैं एक फॉर्म में होती हूँ। आप उस वक्त मुझसे 1000 फरमाइशें करो, मैं आपको सारी सुनाऊंगी, लेकिन आप मुझे बुला के आप कह दो जी सुना दो, तो ये नहीं, मुफ्ते वाले काम नहीं होते। नहीं मुफ्ता तो नहीं, खैर अभी आपसे नहीं कह रही, आप तो लग गया। नहीं 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 आई वाज टॉकिंग कि जब हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसे फैमिली गैदरिंग्स में होता है, कोई कजन्स वगैरह बैठ गए, हमारी नहीं, फैमिली में अक्सर ऐसे होता है कि अच्छा चलो जिसकी आवाज़ अच्छी है वो थोड़ा गुनगुना दे, महफिल को ज़रा रौनक लग जाती है। सो इस तरह की चीज़ें वो अच्छी लगती हैं गैदरिंग्स में, और आम इस लाइफ तरह, और में। उसमें आप प्रोफेशनली नहीं गा रहे होते, उसमें आप बड़े ही कैजुअल गा रहे होते हो। जब हम लोग सिंगर का एक साथ टैग लग जाता है ना, तो फिर लोग हमसे वही एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि भाई आप बहुत ही अच्छा गाओगे या ये वो बेहतरीन करोगे, तो फिर हम उसको ज़रा चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, जब तक हमारी पूरी लवाजमात हमारे साथ नहीं होंगे ना, भाई हमसे ना कहा जाए। अच्छा, एक और चीज़, जब हम आजकल सोशल मीडिया का क्योंकि बहुत ज़्यादा दौर है और हर इंसान के हाथ में मोबाइल भी है और उसमें इंटरनेट भी है और उसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं। और अक्सर जो होता है एक बहुत ही रॉ टैलेंट, जिसको कभी भी किसी को पता ही नहीं होता, अच्छा ये अखबार बेचता है, ये बच्चा जो है ये भीख मांग रहा है, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी, हाँ। वो गुब्बारे बेच रहा है, लेकिन अगर आप उसे वैसे ही कोई कह देंगे कुछ सुनाओ, या वो खुद ही अपनी लय धुन में में सुना देता, मगन होगा, हाँ। तो वो इतना अच्छा गा रहा होता है। और हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं बेशक। जो हिट हुए हैं और लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के इस वक्त में चीज़ें आसान हो गई हैं, जो आपके वक्त में शायद मशहूर होना, अपने आप को मनवाना थोड़ा टफ होगा, अभी चीज़ें बेहतर, मतलब लाइक आसान, नॉट बेहतर बट आसान हो गई हैं? नहीं, हर दौर में थी। जैसे अगर PTV का अगर खाली दौर की बात की जाए तो उस वक्त भी सड़कें सुनसान होती थी, सिर्फ एक ही चैनल था ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जैसे जैसे लोग मीडिया चेंज कर रहे हैं, पहले प्रिंट मीडिया का कितना होता था कि खबर मैं पेपर में लगा दूंगा तो बदनाम हो जाओगे, आजकल कोई पेपर पढ़ता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सफाई के काम ही आता है। तो हर दौर में कहीं ना कहीं आपकी जो एक तरफ अल्लाह की तरफ से होती है ना कि आपको कोई ना कोई अच्छा हिंट मिलना है या आपकी ब्रेक होनी है, वो आपको किसी तरफ भी मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी आपका ख्याल है कि सोशल मीडिया की वजह से उतनी शायद चीज़ें, या नहीं आपके है, वक्त हाँ। में भी अपनी नौयत की कुछ चीज़ें चीज़ें थी थी, जिन्होंने बिल्कुल, definite, हाँ। आपके लिए चीज़ों को या किसी और सिंगर के लिए, एक्टर के लिए चीज़ों को बहुत सारे आसान सिंगर बनाया। ऐसे हैं जिनके एक एक गाने हिट हुए हैं, हो गए, उसके बाद क्यों नहीं हुए? कोई जरूरी नहीं होता कि हाँ, मतलब आपके नजदीक ये कुदरत और किस्मत का खेल है। बिल्कुल ठीक हो गया। एनी हमारे साथ ही शो में मौजूद रहेंगी। शो में एक ब्रेक के बाद एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट से आपकी दोबारा मुलाकात करवानी है, दोबारा नहीं मतलब ब्रेक के बाद मुलाकात करवानी है एक और गेस्ट से। सो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है और
एक नहीं, वैसे तो कई बम गिराए गए हैं, लेकिन तकरीबन 22 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपये, डीज़ल जो हाई स्पीड डीज़ल है वो 282 रुपये का तकरीबन हो चुका है। और आवाम की लिटरली जिसे कहते हैं ना, चीखें निकल चुकी हैं। अच्छे भले इंसान की चीखें निकल गई हैं महंगाई को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख कर और कीमतें सुनकर। तो ये आम आदमी का आप सोचें, जो गरीब आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजारा है, उसका क्या हाल होगा। और इसके साथ साथ जो 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नफाज और हर चीज़, मिनी बजट जो कल ऐवान में पेश किया गया, हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। और इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के वादे थे जिनको हम अब वफा कर रहे हैं। सो यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आप हुकूमत में आए। अगर हालात ऐसे थे तो अब आप ब्लेम मत करें, आप हुकूमत लेने से इनकार कर देते और आप कह रहे हैं हमारे लिए सियासत नहीं, हमारे लिए रियासत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने रियासत को तरजीह दी और सियासत की कुर्बानी दी। मतलब लिटरली आप देखें, इस मेरे वर्चुअल सेट पर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, अगर वो अब आप मार्केट से पता करें ना, तो उनके भी रेट जो है ना वो दुगने क्या 3 और 4 टाइम्स जो हैं वो बढ़ चुके होंगे। क्या मेकअप की बात कर लें, अद्वियात की बात कर लें, आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, फर्नीचर की बात कर लें, पेपर की बात कर लें, पेट्रोल तो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इस सब के साथ साथ जो दालें और चावल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। सो गरीब आदमी जो है इस वक्त, जब हम बाज़ार जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो समझ आती है और लग पता जाता है कि पैसे तो बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि पैसे जाते किधर और चीज़ें आप इतनी सी ज़रा सी घर में लेकर आते हैं। बट बहरहाल सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अशरफ साहब। कल मिनी बजट, 170 अरब के नए टैक्सेस का नफाज, अवाम जाए किधर जाए, और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल, ये तो सिर्फ आपने वो बात बताई है जो उन्होंने कहा है कि 170 अरब के टैक्सेस है। इसमें आपने जो गैस है उसके टैक्सेस नहीं डाले आपने, वो तकरीबन 310 अरब है। और इस तरह से बिजली के रेट में 76 अरब रुपया इन्होंने वसूल करना है जो बढ़ाया है। और बाकी जो टैक्सेस है ये तो तकरीबन कोई 500-600 अरब रुपया बनता है, इससे कम नहीं है। तो ये सिर्फ 170 अरब के टैक्स नहीं है, हर चीज़ महंगी हुई है। जब बिजली महंगी होगी फिर असर आएगा आम अशिया पे, गैस महंगी होगी फिर आएगा। और पेट्रोल तो इन्होंने 15 दिन के अंदर कोई तकरीबन 57 रुपये उसमें इजाफा किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है, कहती है जी रियासत बचानी है। अगर इन्होंने रियासत बचानी है तो अपनी जो मराद है वो छोड़े, कुर्बानी दे। 85 अफराद की कबीना बनाने का मतलब रियासत बचाना नहीं है, बल्कि रियासत को बर्बाद करना है। तो अगर ये अक्लमंद होते, ये इतने होते, कुर्बानी मांगते हैं गरीब से, ये खुद भी देते, तो मेरा ख्याल में ये अपनी कबीना की तादाद 25 से 30 कर लेते और जो मराद है वो छोड़ देते, गाड़ियां बड़ियां छोड़ देते, दफातर के अखराजात जो है वो कम कर लेते। लेकिन वो तो कम नहीं किए इन्होंने। लेकिन गरीब को इन्होंने मार दिया है, गरीब के ऊपर बर्डन डाल दिया है। हर दफा गरीब से कुर्बानी मांगते हैं। तो ये जो मुश्किल फैसले हैं, ये ना हो कि किसी दिन गरीब कोई मुश्किल फैसला कर बैठे और वो इनके फिर बस में ना हो। तो इसलिए इनको अभी चाहिए कि होश के नाखून लें, अपने अखराजात को कम करें, अपने अल्ले तलल्ले जो है उनसे जान छुड़ाएं। मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि इनकी जो कंटीन है कौमी असम्बली की, उसमें जाके देखें गरीब बाहर जो रोटी है वो 20 रुपए की लेके खा रहा है। वहाँ पे इनको 2-3 रुपए की रोटी मिलती है। क्यों ले रहे हैं वो रोटी 2-3 रुपए की? कौमी खजाने से पैसे जाते हैं, खुद तो फंड जनरेट नहीं किया। इसी तरह से वहाँ जो इनको सालन मिलता है वो जाके देखे 25-30 रुपए में मुर्गे की गोश्त खाते हैं ये गरीब। यही रिलीफ आप गरीब आदमी को दें। अच्छा अशरफ साहब, एक और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके बजट में इजाफा किया गया है। डू यू थिंक ये इजाफा बनता था, बजाय इसके कि आप ओवरऑल सबको एक रिलीफ देते, स्पेशली मिडिल क्लास गरीब आदमी को तो फिर समहाउ मिल भी जाएगी। सबसे ज्यादा आपको नहीं लग रहा इस महंगाई की चक्की में गरीब आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है? ये देखें, गरीब ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। कभी ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सामने आएगा, जैसे माजी में आया था। तो आपको पता है कि उसके अंदर 20, 22, 17 ग्रेड 16 ग्रेड की जो बेगमात थी वो भी ले रही थी और वो बंदे भी ले रहे थे। अब भी इसमें काफी सारी इम्बेजलमेंट है जो कि बाजार हमें ये दिखाते हैं जी गरीब को दे रहे हैं। गरीब को कोई नहीं दे रहे, ये उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनका तलक नहीं, वो तो मांग के भी गुजारा कर रहे हैं। उनका पूरा खानदान, पूरा टब्बर जो है वो सारा दिन मांगता है और वो जो रात को तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हीं को ये देते हैं फिर।
एग्जैक्टली मैं जो यही है, बात जो कर रही थी कि गरीब तो चले ठीक है, गरीब के लिए नो डाउट जिंदगी बहुत मुश्किल है, बट उनके लिए मांगना बहुत आसान है। वो मांगते हैं और उनका पूरा पूरा खानदान मांगता है और वो पैसे इकट्ठे करके घर ले जाते हैं, उनको कोई रोटी भी पूछ लेता है। सबसे ज्यादा तो इस महंगाई में हम जैसा तबका, जो एक आम आदमी मिडिल क्लास तबका है, वो सफर कर रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तनख्वाहदार आदमी है वो बताए वो किधर जाए, उसके लिए क्या रखा है इन्होंने, कहाँ रिलीफ नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? ये कहते हैं सस्ता आटा सस्ता आटा। मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि कोई सस्ता आटा नहीं है। जिस रेट पे इन्होंने गंदम खरीदी उसी रेट से 100 रुपया मजीद उसमें इजाफा 5 किलो आटे का थैला मैंने कल खरीदा है, 750 रुपए किलो आया 5 किलो आटे का थैला। मैं आपको बताने लगा हूँ, ये कहते हैं ना ये जो 10 किलो का आटा ग्रीन कलर का देते हैं सस्ता आटा है जी, ये कैसे सस्ता है? 2200 रुपए में इन्होंने किसान से जो गंदम खरीदी 2300 रुपए में आगे वो दे रहे हैं फ्लोर मिल को। 100 रुपए के अखराजात भी बीच में डाल लिए जो कि बैंकों के मार्कअप थे, ये जो भी था, तो गरीब को तो वो आटा दे रहे, तो सस्ता कहाँ हो गया भाई? सस्ता आटा तो वो होता था कि अगर आप रिलीफ देते, कोई उसके अंदर सब्सिडी डालते। आप जैसे पिछले गवर्नमेंट में 890 रुपए में 20 किलो का आटा मिल रहा था थैला, अगर वो देते तो उसमें नजर आता है। अब ये वो 1300 का दे रहे हैं आप, 890 में 1300 रुपए के अंदर जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी आपने। तो ये सब फ्रॉड है। दूसरे लफ्जों में गरीब की आंख में जो है वो धूल झोंकने के बराबर है। कहीं कोई रिलीफ नहीं है गरीब को। आप बाहर चले जाए, सब्जी ले, आप दालें खरीदे, आप मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो हो गया है। इसी तरह से बाकी चीजें जो सस्ती प्रोटीन थी, आम आदमी गरीब भी खरीद के बच्चों को खिला देता था, वो भी अब उसकी दस्ते से बाहर हो गई है। बिल्कुल ठीक। अशरफ साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि आप फील्ड में भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। अभी जिस तरह से ये कल मिनी बजट आया है और आप कह रहे हैं 170 अरब के टैक्सेस नहीं, टैक्सेस तो 500 अरब भी क्रॉस कर जाएंगे। गरीब आदमी की इस वक्त सोच क्या है, एक गरीब आदमी की और फिर एक मिडिल क्लास जो तबका है उससे जो बिलोंग करता है बंदा, वो इस वक्त क्या सोच रहा है एंड हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव? वो बेचारा देख रहा है, देखे तनख्वाहदार जो है सरकारी मुलाजम है, वो देखेगा इनकी तरफ कि कम बढ़ेगी। मजदूर फैक्ट्री वर्कर देखेगा फैक्ट्री मालिक की तरफ कोई उसकी तनख्वाह बढ़ाए। लेकिन जब ये बात होती है तो फैक्ट्री मालिक कहता है जी मेरे ऊपर भी बर्डन पड़ गया, मेरे बिजली के बिल बढ़ गए हैं, मेरे बाकी चीजों के बिल बढ़ गए हैं, मैं जो खाम माल लाता हूँ वो डबल हो गया उसकी रेट, तो मैं कहाँ से आपकी मेरी इतनी वो उसमें प्रॉफिट नहीं है तो कहाँ से बढ़ाऊँ? तो मुझे ये बताइए, ये तो मेरा ख्याल है ये मुल्क को दिवालिया तो दूर की बात है, ये मुल्क को ये मारने की तरफ जो लेके जा रहे हैं, खुदकशियां करने जो बढ़ रही है। मेरे ख्याल में मरना भी बहुत महंगा हो गया, कफन दफन भी बहुत महंगा हो गया होगा, खुदकुशी भी सौखी नहीं है। बढ़ जाएंगे तो ये तो इनके लिए तो कोई नहीं, ये तो जनरल नजीर में आए हुए हैं। बाकी इनके लिए तो जनरल नजीर पाकिस्तान है कि हर फैसिलिटी जो है वो सहूलत दे रहे हैं, हर बरात ये वसूल कर रहे हैं। ये इनको जरा सी शर्म नहीं है कि इस मौके पर ही छोड़ दे वो जो मेडिकल फ्री है। बिल्कुल ठीक। अशरफ साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की है। इसी के साथ मैं अपना ये जो सेगमेंट है इसको रैप अप करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब, हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त बोले और आम आदमी के जो मसाइल हैं हम वो आप तक बताना चाहते हैं कि इस वक्त एक आम आदमी की सोच क्या है। और यही बात जो अशरफ साहब भी कह रहे थे कि सबसे पहले ये जो हुकूमती वज़रा हैं इनको चाहिए कि इनकी अपनी मराद सबसे कम करें, बल्कि अगर इतनी गैरत इतनी शर्म आप में है तो आप खुद ही मना कर दें कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे तो और बड़े बिजनेस हैं, हमारे तो और बड़े मामलात हैं, हमें तो और बड़ी जगहों से प्रॉफिट आ जाता है, हम अपनी मराद छोड़ते हैं और एक आम आदमी को सम हाउ रिलीफ दिया जाए। और फिर जब हम बात करते हैं ना आम आदमी, सबसे ज़्यादा इस वक्त मिडिल क्लास तबका उस पर प्रेशर है, बिकॉज उसने अपनी एक इनकम में गुजारा करना है और जब वो इनकम अपनी डिवाइड करता है कि मैंने इस महीने ये काम करना है, ये काम करना है, तो यकीन करें कुछ नहीं बचता पीछे। गरीब जो है वो तो उसको वो मांग कर भी गुजारा कर लेता है, उसको कोई रोटी भी पूछ लेता है। अशराफिया की तो आप बात ही ना करें। सबसे ज़्यादा हालात इस वक्त एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए मुश्किल हो गए हैं। एनी हाउ विल हैव अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे।